हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से जो पोस्ट निकला है, किसका निकला है देखिए। स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया। तो इसमें आपको जिस तरह जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसी पे आधारित हम जो प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तो उसी पे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको मतलब एक तरीका मालूम चलेगा, एग्जाम का पैटर्न मालूम चलेगा, कैसे पेपर पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बता दें, ये टेस्ट सीरीज नंबर कौन है, टेस्ट सीरीज नंबर 9वां होगा, क्योंकि 1 से 8 तक हम ला चुके हैं और 9वां है। और इसी तरह है, रेगुलर आएगा मतलब आज आएगा तो कल आएगा, परसों आएगा, मतलब रेगुलर आएगा, ये नहीं कि बीच में गैप होगा आज से। ओके, तो चलिए ठीक है, हम टेस्ट सीरीज नंबर 9 बनाएंगे, आज डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में जो एग्जाम होगा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन फुल नंबर आएगा 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आएगा। जो 20 क्वेश्चन है वो आपको आएगा कहाँ, जीके जीएस से आएगा। तो देख लीजिए जीके जीएस कितना महत्वपूर्ण पार्ट है ना। तो इसीलिए हम आज जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें इससे पहले कि इस चैनल पे जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल है, उस पे मैथ का भी आएगा लेक्चर, इसी तरह आते रहेगा, रीजनिंग का भी आते रहेगा और इंग्लिश का भी आते रहेगा। ओके, और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी स्टार्ट है। यदि आपको लगे से हाँ थोड़ा मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन थोड़ा वीक है, तो आप वो जाके आप मध्यकालीन भारत का इतिहास देखिए, बहुत लाभ होगा आपको। ओके, तो चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 9 पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संविधान में जो प्रयुक्त शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ओके, उसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो आप समझते होंगे धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। देखिए, जैसा जैसा इसमें ऑप्शन है ना, लोग ऑप्शन डी पे टिक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन ए करना है। क्या, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये नहीं कि आप हिंदू है, राज्य बोलेगा नहीं यहाँ हिंदू ही रहेगा, मुस्लिम ही रहेगा, सिख ही रहेगा, ईसाई रहेगा, बौद्ध रहेगा, ऐसे नहीं होता है। क्या है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, तो इसीलिए ना धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है ना। तो आप तो जानते हैं ना, अभी जो 42वें संविधान संशोधन 1976 आया था, तो उसमें कौन कौन, देखिए धर्मनिरपेक्ष हो गया। ओके, उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं, इसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं। देखिए, तो आप पहले हम आपको बता दें धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो मतलब जो प्रस्तावना है, जैसे में प्रस्तावना में शामिल किया गया है पंथ निरपेक्ष को, अखंडता को, है ना, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द आया था। तो प्रस्तावना क्या है, आप पूछिएगा सर प्रस्तावना क्या है, वो बता दीजिए। देखिए, प्रस्तावना का क्या मतलब होता है। प्रस्तावना जो होता है, जो भारतीय संविधान के मूल आदर्श है, क्या भारतीय संविधान के मूल आदर्श है। ओके, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संबंधित जो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में क्या किया गया है, समाहित किया गया है, मतलब क्या, जोड़ा गया है। ओके, जो प्रस्तावना है, जो मूल आदर्श है संविधान का, जिसको प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ओके, उसके बाद देखिए, आपको बता दे, जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, नागरिकों के लिए 3 जो न्याय है, जो नागरिकों के लिए राजनीतिक हो गया। ओके, राजनीतिक, देखिए, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक न्याय सम्मिलित किया गया है। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो प्रस्तावना में क्या क्या चीज मतलब सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन आपको दे देगा और ऑप्शन को आपको क्या करना है, ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो उसमें आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिया रहेगा, तो आपको वो क्या करना है, सही करना है। ओके, उसके बाद देखिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, आपको बताए ना। देखिए, यहाँ भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द जो धर्मनिरपेक्ष है, उसका अर्थ क्या है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखिए, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द प्रभु सत्ता संपन्न से क्या अभिप्राय है। देखिए, राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ओके, और किसी बाह्य शक्ति है उस पर निर्भर नहीं करती है। ओके, बाह्य शक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती है। जो कौन, राज्य जो है अपनी आंतरिक और बाह्य बाह्य जो मामले हैं उनमें पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपना निर्णय खुद लेगा, बाहरी जो शक्ति है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, उसके बाद देखिए, हम आपको बताए थे ना,
42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन, याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। समाजवादी आपको पता है ना, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलिए और अखंडता बोलिए। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो एकदम याद कर लीजिए आप। कौन कौन याद करना है आपको। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और अखंडता हो गया। ये 3 शब्द याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखिए, इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो आप बोलिए सर मौलिक कर्तव्य क्या है। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका, देखिए स्वर्ण सिंह क्या है, समिति है। ओके, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के कौन सा भाग में, देखिए भाग 4A में, भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है। तो बोलिए सर ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछ देगा तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना है, 11 है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11 है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद एक चीज और बता दे, आप पूछिए सर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है। तो मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। क्या, रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ओके, इतना समझ गया आप। और भाग कौन सा है, भाग 51A है, भाग 51A है। और ओके, भाग 51A है, नहीं नहीं नहीं, भाग 4A है और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। सॉरी, अनुच्छेद 51A में रखा गया है और भाग 4A में रखा गया है। ओके, तो चलिए उसके बाद देखिए, तो इस संविधान, देखिए इस संविधान मतलब क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा गया है। ओके, याद रखिएगा। देखिए प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जोड़े गए शब्द समाजवादी से अभिप्राय क्या है, जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, कौन कौन जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। तो समाजवादी का अर्थ क्या है, भारत का निर्माण समाजवादी ढांचा पर करना है। क्या, भारत का जो निर्माण है वो समाजवादी ढांचा पर करना है। तो इतना 21 का आपको बता दिया ऑप्शन ए। चलिए 22 के क्वेश्चन पे आते हैं। 22 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। तो संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था कौन संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में जो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बोलिए सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ओके, तो आप नगर पंचायत के बारे में जानते हैं ना। ओके, देखिए बताते हैं आपको। तो 22 का बताते हैं। देखिए संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका मतलब नगर निगम बोले थे ना, नगर निगम को जोड़ा गया है। नगर निगम मतलब नगर पालिका नगर निगम को। और कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है, भाग 9 क में। ओके, भाग 9 क में जोड़ा गया है। और बोलिएगा सर विषयों की संख्या कितनी है, तो विषयों की संख्या 18 है। विषयों की संख्या कितनी है, तो 18 है नगर निगम में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को क्या किया गया है, आधार बनाया गया है। आंतरिक अशांति के मतलब आंतरिक अशांति के तौर पे आपको इमरजेंसी घोषित नहीं किया जाएगा। यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो क्या है, जो आपात स्थिति लागू किया जाएगा। याद रखिएगा ये बात। ओके, उसके बाद देखिए आपको और थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। देखिए इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ओके, चलिए तो संपत्ति को, जो संपत्ति के अधिकार था जो मौलिक अधिकार में था उसको हटा दिया और उसको विधिक अधिकार में क्या किया है, रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को पहले कितना में था, पहले था आर्टिकल 31 में था, लेकिन उसको अब हटा के 300 का मतलब 300A बोलिए उसमें रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछ देगा जो संपत्ति का अधिकार है कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, तो 300A में रखा गया है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 65वां संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 338 में संविधान जो संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो जनजाति है आयोग की गठन की व्यवस्था की गई है।
तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो SC ST है, क्या SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजाति। ओके, तो आयोग के गठन की जो व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 368 में किया गया है, आर्टिकल 368 में किया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 65वां संविधान संशोधन था। इतना याद कर लीजिएगा। चलिए, 73वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं ना, ग्राम पंचायत का जो गठन जो, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानते हैं ना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो जब हम आपको पॉलिटी बताएंगे ना तो उसमें आपको पूरा डिस्कस कर देंगे, जितना भी डाउट रहेगा क्लियर रहेगा। तो ओके, हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी पर ही आएंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है उल्लेख किया गया है 73वां संविधान संशोधन में, और उसमें विषय कितना है? 29 विषय क्षेत्र है। नगर पालिका में 18 विषय क्षेत्र था, और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 29 विषय क्षेत्र है। चलिए, 22 का आप देख लिए, 22 का ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए था। वो इतना जान गए, नगर पालिका के बारे में बताया गया था। चलिए, 23 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो पूछ देता है। देखिए, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, आपको तो बता दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक है। ओके, उसके बाद देखिए, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो वायु प्रदूषण का क्या है? उदाहरण है, एक बार मतलब परिभाषा है, देख लीजिएगा। चलिए, वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। अम्ल वर्षा होती है, तो उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें SO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, वातावरणीय जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कौन कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। कौन कौन? SO2, SO3 और NO2, जो कि वातावरणीय जल होता है, जिसके साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ओके, उसके बाद देखिए, सामान्यतः CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, को वायु प्रदूषक गैस नहीं कहा जाता है। तो ये मत कहिएगा सर CO2 को क्या कहा जाता है, तो CO2 को वायु प्रदूषक गैस नहीं कहा जाता है, याद रखिए। उसके बाद देखिए, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। वो उसको वायु प्रदूषक गैस नहीं कहते हैं, CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और यह क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही मतलब क्या है? उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण होता है? CO2 के कारण होता है। और CO2 को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है CO2 को। ओके, उसके बाद देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक गैस है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहने पर क्या होता है? सिर दर्द हो जाता है, चक्कर लगना आ जाता है, थकान आ जाता है। इससे क्या है? संभावना है, किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इतना समझ गए इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, 24 का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो देखिए, आपको बता दे, हड़प्पा सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता थी। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हड़प्पा सभ्यता क्या थे? तो नगरीय सभ्यता थे। ओके, याद रखिएगा। चलिए, आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? तो कांस्य युग से, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, आपको तो बता दिए, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित थी। ओके, उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य निर्माण की तकनीक ज्ञात थी। मतलब कांस्य का कैसे निर्माण किया जाता था, तो उसको क्या है? कांसा 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 मतलब क्या जानते हैं? कांस्य हो गया, आप कांसा जानते हैं? इसे जब कोई भी एग्जाम दीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन आता है, कांसा क्या चीज़ से बनता है? तो तांबा प्लस टीन से बनता है। तांबा प्लस टीन से क्या बनता है? कांसा बनता है। ओके, देखिए, मोहनजोदारो में से कांस्य की प्राप्ति हुई है। तो बोलिए सर, मोहनजोदारो से क्या की प्राप्ति हुई है? तो कांस्य की प्राप्ति हुई है। ओके, उसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। किस में रखा गया है? आद ऐतिहासिक काल में। तो बोलिए सर, आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखिए, आद ऐतिहासिक काल होता है जिसमें जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो भी मिला है, और लिखित साक्ष्य भी मिला है। मतलब
पूरा तात्विक साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिला है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, उसे नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए लोहा का जो ज्ञान है भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ। कब? उत्तर वैदिक काल, एक है ना, उत्तर वैदिक काल में लोहा का ज्ञान हुआ। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता जो का खोजा गया अधिकांश जो स्थल है सिंधु नदी के आसपास के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। समझे? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका जितना भी अधिकांश भाग खोजा गया है सिंधु नदी के किनारे ही खोजा गया है। ओके, उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। तो ये क्वेश्चन याद आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 25 का क्वेश्चन आता है। 25 का क्वेश्चन हम जितना भी टेस्ट सीरीज बनाए हैं 2-3 जो 1 से 8 तक टेस्ट सीरीज बताए ना, तो उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता है। तो चलिए गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण है कहाँ प्राप्त किया, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुआ, मतलब मृत्यु को कहाँ प्राप्त किए, तो आप जानते हैं ना, कुशीनगर में। कहाँ? ऑप्शन सी, कुशीनगर। ओके, तो चलिए 25 का सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में, देख लीजिए इनके बारे में और कुछ देख लेते हैं, आपको तो बताए थे ना, एक बार और देख लीजिए। देखिए गौतम बुद्ध का जो पहले बताते हैं जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, मतलब कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ओके, और जो उनका मृत्यु हुआ था 483 बीसी में हुआ था। कब? 483 बीसी में। तो 563 बीसी में जन्म हुआ लुम्बिनी में, और कुशीनगर में 400 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ओके, देखिए गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनका जो शिष्य, जो प्रिय शिष्य था, आनंद था। देखिए आनंद के कहने पर ही मतलब बौद्ध धर्म में मतलब किसको, स्त्रियों का प्रवेश दिए। तो पहला शिष्या कौन थी, उनका जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ओके, चलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ था। ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। और बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ओके, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा जो त्रिपिटक ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन है कि थोड़ा नोट किए रहिए। ओके, चलिए 26 के क्वेश्चन पे आते हैं। 26 का क्वेश्चन देख लीजिए। मगध के राजा अजात शत्रु का जो लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो किसके साथ, देखिए वैशाली के साथ रहा, और लास्ट में जो वैशाली को अपने में मिला लेता है, वैशाली को क्या है, जीत लेता है। तो 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, तो देखिए 26 का देखिए, बौद्ध साहित्य के अनुसार वज्जी संघ, किसको, वैशाली को वज्जी कहा जाता है, अजात शत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध किया। कब? देखिए 16 वर्षों तक युद्ध किया। ओके, अजात शत्रु जो है वज्जियों पर आक्रमण करना चाहते थे, इस कारण वज्जी संघ में फूट डालने के लिए जो अपने मंत्री थे, 2 मंत्री को भेज दिया था कि आप वहां जाके फूट डालो, और वहां पे क्या घटना घट रहा है आप हमको क्या है, गुप्तचर की तरह आप हमको बताते रहो। तो कौन कौन था, सुनीध और वर्षाकर जो था, 2 सैनिकों, जो 2 मंत्री था, उसको वज्जी के राज्य में भेजा था, राज्य दरबार में भेजा था। देखिए अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिलांकट नामक नवीन औजार का निर्माण करवाया। चलिए ठीक है, देखिए जो वज्जी संघ पर विजय जो प्राप्त किया अजात शत्रु, उसका सबसे बड़ा जीत था। तो सबसे बड़ा जीत कौन था, वज्जी संप्रदाय, मतलब वैशाली को अपने में मिला लेना। ओके, उसके बाद देखिए वज्जी संघ में 8 गणराज्य शामिल थे। ओके, और देखिए वज्जी संघ में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य कौन थे, लिच्छवी। तो देखिए भारत में यदि विश्व में सबसे प्राचीनतम आपको गणराज्य पूछे तो कौन है, लिच्छवी गणराज्य, याद रखिएगा। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसका तो 26 का ऑप्शन बता देना, ऑप्शन ए था। अब आते हैं 27 पे।
तो 27 देखिए, बिक्री कर जो है कौन लगाता है और वसूल करता है? तो आप जानते हैं ना बिक्री कर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। राज्य सरकार के द्वारा बिक्री कर को लगाया जाता है और क्या किया जाता है? वसूल किया जाता है। तो कौन है? राज्य सरकार जो है बिक्री कर लगाता है और वसूल करता है। 27 का देख लीजिए, देखिए अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर आपसे पूछ देता है, आपसे पूछ देगा अच्छा इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो आप तब जब तक नहीं जानेगा प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, तो आप क्या है ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा। तो चलिए एक बार में जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। देखिए अप्रत्यक्ष कर जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ओके, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, विशेष उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है, केंद्रीय बिक्री कर है, सेवा कर है, विज्ञापन कर है। ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ओके, अब हम आपको बताते हैं प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। उपहार कर हो गया, प्रवेश कर हो गया, चुंगी कर हो गया, लॉटरी कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, और राज्य उत्पादन जो कर है, राज्य उत्पाद कर है, जो राज्य में उत्पादन होता है तो उसका कर है, जो कि प्रत्यक्ष कर है। तो आप एक बार प्रत्यक्ष कर को याद कर लीजिएगा तो अप्रत्यक्ष कर खुद याद आ जाएगा। ओके, चलिए 27 का देख लिए। 28 का क्वेश्चन आते हैं। देखिए नदी के बहाव की दिशा के कारण नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ओके, तो देखिए इसके बारे में देख लीजिए आप। देखिए जो नदियों द्वारा जो निर्मित जो झील है 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन है? प्रपाती झील। तो प्रपाती झील क्या होता है? इस झील का निर्माण जल प्रपातों के नीचे भरे हुए जल के विस्तार से होता है। उदाहरण कौन सा है? चचाई झील कहाँ पे है? यूपी में है। तो याद रखिएगा चचाई झील कहाँ है? यूपी में है। दूसरा देखिए डेल्टाई झील। तो डेल्टाई प्रदेशों में उनकी उत्पत्ति होती है। तो बोलिए सर उदाहरण कौन है? उदाहरण देखिए गोदावरी नदी की कोलेरिव झील और नील नदी की माये झील। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है गोखुर झील या विसर्प बोलिए या झारन झील बोलिए। तो नदी मार्गों से विसर्प, ठीक है, विसर्प के अलग हो जाने पर इसमें जल भरा रह जाता है, जिसके कारण क्या है? गोखुर झील का निर्माण होता है। ओके, इतना समझ गए ना आप? चलिए ठीक है, अब 29 पे आते हैं। तो 28 का आपको ऑप्शन डी था। 29 देखिए खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है बताइए? 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, मौद्रिक नीति का। मौद्रिक नीति का हिस्सा है कौन? खुले बाजार। ओके, तो चलिए 29 का कुछ देख लेते हैं। देखिए खुले बाजार की क्रियाएं एक मौद्रिक नीति का हिस्सा है। जब केंद्रीय बैंक अथवा जो सरकार है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री या व्यापार करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? खुले बाजार क्रियाएं कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए आर्थिक नीति के अंतर्गत करों के स्तर निर्धारित करना, सरकार का बजट, मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दर के साथ साथ श्रम बाजार, राष्ट्रीय स्वामित्व तथा अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप के कारण अनेकानेक क्षेत्र है। किसका है? क्षेत्र है सरकार का। उसके बाद देखिए राजकोषीय नीति कौन बनाता है? याद रखिएगा राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। ओके, औद्योगिक नीति का क्या उद्देश्य है? देखिए औद्योगिक नीति का उद्देश्य देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं उसे वांछित दिशा देना है। मतलब कि कैसे आपको प्रोत्साहित करे, आप अपना उद्योग को कैसे बढ़ाएंगे उसकी दिशा देना है। तो औद्योगिक क्षेत्र नीति के बारे में बता दिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या है कि इसी तरह रोज मतलब प्रत्येक दिन आपको 10-10 क्वेश्चन का सीरीज किया जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा। ओके, तो चलिए और इसी तरह आपका मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा और इंग्लिश का भी आएगा। तो आप उसे देखिए और क्या है भविष्य को सुधारिए। चलिए निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की क्या है बनाई? तो होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मन। कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे। कहाँ? 1905 ईस्वी में किए थे। तो उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा सर थोड़ा होम रूल के बारे में बताइए। तो इसका काम क्या था? देखिए भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन को यहाँ से खदेड़ना था और भारत में क्या करना था? स्वशासन के लिए
मतलब स्वशासन कैसे अपना अपना शासन स्थापित करने के लिए स्थापना किया गया था। किसका? होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ओके, तो आप देखिए, आपको थोड़ा बता दें और देखिए, फरवरी 1905 ईस्वी में, कब? फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने ही इंडिया हाउस कहा जाता है, और इसे ही इंडिया जो होम रूल सोसाइटी है उसको ही इंडिया हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये बात, होम रूल सोसाइटी को ही इंडिया हाउस कहा जाता है, और लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण बर्मन जी ने स्थापना किया था। ओके, उसके बाद देखिए, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किए थे। कौन? सोहन सिंह, 1913 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, 1907 ईस्वी की घटना कब है? 1907 ईस्वी की घटना है, भारतीय क्रांति की जो जननी है मैडम भीकाजी कामा, भारतीय तिरंगा सबसे पहले स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में फहराया था। ओके, तो इतना याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी भी ये क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह है रेगुलर सीरीज आते रहेगा। ओके, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।